Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the biology class. I hope you all will be doing good. Okay, so we have started the process of photosynthesis, and yesterday we have discussed the general introduction and overview of the process of photosynthesis. और हमने बात की थी डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनके हवाले से। जब हमने रिएक्टेंट्स का नाम लिया, ठीक है, तो वहाँ हमने क्या पढ़ा था, रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड अलॉन्ग विद दैट क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस से पहले रॉ मटेरियल से, जो कि बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब सनलाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फोटोसिंथेसिस का वर्ड ही काफ़ी है। फोटो का मतलब ही क्या है, लाइट, यानी कि वी आर यूजिंग लाइट टू सिंथेसाइज समथिंग। ठीक है, टू सिंथेसाइज व्हाट, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट्स लाइट को इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स कि सनलाइट नहीं होगी अगर, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से ही हमें पता चल जाती है कि सनलाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बगैर किसी सूरत फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम सनलाइट की बात करें तो हमें जनरली नो हाउ होनी चाहिए लाइट क्या चीज़ है। ठीक है, लाइट बेसिकली क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी की एक किस्म है, और यहाँ पे हम किस लाइट की बात कर रहे हैं, हम उस लाइट की बात कर रहे हैं जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है या सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई वी टर्म इट एज द सनलाइट। ओके, नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट जो है वो बेसिक नीड है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैटलाइज करती है, यानी कि जब लाइट आके पड़ती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर, वहाँ से क्या होता है, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं। जब वो एक्साइटेड होते हैं तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और इनकी इस मूवमेंट की वजह से क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी, और उसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। राइट, ओके। अच्छा, अब कहा जाता है कि सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, और यही जो एनर्जी सन के अंदर मौजूद है, इसको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है, और उससे फूड सिंथेसाइज होती है। और यही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये ज़मीन के ऊपर जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है, दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो वी आर सेइंग मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो अर्थ के ऊपर है, दैट इज़ सनलाइट। ओके, लेट्स वैलिडेट इट थ्रू कुरान। सेम यही चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान में भी वाजे कर दी, और कुरान ने वैलिडेट किया इस बात को कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, या अर्थ के ऊपर जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या है, कुरान। लेट्स सी, कुरान सेज एंड मेड द मून अ लाइट इन देयर मिस्ट एंड मेड द सन एज अ ग्लोरियस लैम्प। सूरज क्या है, एक ग्लोरियस, एक चराग है। ठीक है, सूरह नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 16 के अंदर। सिमिलरली कुरान में सूरह नबा की आयत नंबर 13 कहती है एंड प्लेस देयर इन अ ब्लेजिंग लैम्प, जिसको हमने क्या कह दिया, सन कह दिया। सूरह फुरकान की आया नंबर 61 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं ब्लेस्ड इज़ ही हु मेड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काइज, जिसने क्या बनाए, आसमान में सितारे बनाए, एंड प्लेस देयर इन अ लैम्प एंड मून गिविंग लाइट। ठीक है, और फिर क्या किया कि चराग रख दिया जो कि सूरज एंड मून, और चांद गिविंग लाइट जो कि हमें क्या देते हैं, लाइट रहते हैं। सो कुरान ऑल्सो वैलिडेट्स दैट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ सरफेस इज़ सन, और यही सन जो है, या जो सन लाइट है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ होल लाइफ ऑन दी अर्थ। ओके, अब थोड़ा सा हम लाइट को डिस्कस करते हैं, और फिर हम जाएंगे इस तरफ कि सनलाइट जो है कैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होती है, और कौन सी लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अगर हम नेचर ऑफ लाइट को देखें तो लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं। लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं, और लाइट में पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी या पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है, जिनको फोटॉन्स हम कहते हैं। सो लाइट का डुअल नेचर है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेल एज फोटॉन्स भी लाइट को कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है, कहते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। लाइट एनर्जी की एक किस्म है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। जब कभी वेव्स का जिक्र आएगा वहाँ पे वेवलेंथ की बात आएगी, तो जाहिर है जब वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगी तो हर लाइट की क्या होगी, अपनी डिफरेंट वेवलेंथ होगी। ओके, फिर वो कहते हैं कि लाइट जो है वो फोटॉन्स भी है। फोटॉन से मुराद क्या है, लाइट ऑल्सो एक्ट एज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के पार्टिकल्स के तौर पे भी बिहेव करती है। बीम ऑफ पार्टिकल है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो लाइट का नेचर क्या हो गया, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, इट ऑल्सो एक्ट एज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, इट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, जब वेव का जिक्र आता है तो वहाँ पे बात आती है वेवलेंथ की, बिकॉज हर वेव की क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है। अब वेवलेंथ क्या चीज़ है, वेवलेंथ बेसिकली डिस्टेंस होता है बिटवीन टू क्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं
उनकी दो क्रस्ट या दो ट्राफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू द डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये हमने वेव ड्रॉ की है, ठीक है। इस पोर्शन को जो ऊपर पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रस्ट, और जो नीचे पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रफ। तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज वेवलेंथ कहा जाता है, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इसी तरह दो कंसेक्टिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब जो सनलाइट है उसके अंदर वाइड रेंज ऑफ वेव्स हैं जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के लिए, और जो सनलाइट है उसमें वेव्स बेसिकली लाई करती हैं बिटवीन गैमा रेज एंड रेडियो वेव्स के बीच में लाई करती हैं, राइट। एज यू कैन सी इन द डायग्राम फ्रॉम द बुक, ये जो आपके पास सनलाइट होती है इसमें गैमा रेज से लेकर शॉर्ट वेव्स तक, रेडियो वेव्स तक की डिफरेंट वेवलेंथ्स जो होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। लाइक वी हैव गैमा रेज हैं, फिर एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, देन विजिबल लाइट है, फिर इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, FM, TV, शॉर्ट वेव्स, और यहाँ पे हमारे पास रेडियो वेव्स आ जाती हैं, ठीक है। सो सनलाइट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, राइट। अच्छा, अब इनमें से सारी की सारी तो सनलाइट जो होती है, जो ज़मीन पे आ रही होती है, ये सारी की सारी तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होती। कुछ हम पढ़ेंगे अभी कि ये जो आपके पास वेवलेंथ का साइज़ होता है या इनकी जो लेंथ होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है वेवलेंथ के फंक्शन को, ठीक है, या लाइट के फंक्शन को। तो इसमें से ये जो तमाम लाइट्स पड़ रही होती हैं या सनलाइट के अंदर मौजूद होती हैं, इसमें से सिर्फ विजिबल लाइट को क्या किया जाता है, आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट, ओनली विजिबल लाइट इज़ यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि इतनी सारी लाइट्स में से सिर्फ विजिबल लाइट ही क्यों इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, और फिर हम इसकी तरफ जाएंगे कि विजिबल लाइट को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और बाकी लाइट्स को क्यों नहीं यूज़ किया जाता। ओके, हम कहते हैं कि हमने कहा कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है और ये फोटॉन्स भी हैं, ठीक है। और हमने कहा कि हर लाइट की क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है। सनलाइट में डिफरेंट तरह की लाइट्स मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट मौजूद हैं, वाइड रेंज ऑफ वेव्स हैं। अब एनर्जी कंटेंट ऑफ फोटॉन्स जो होता है उसका और जो वेवलेंथ का रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है। यानी एनर्जी कंटेंट ऑफ फोटॉन्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेवलेंथ शॉर्ट हुई तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, उसके अंदर एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगा। अगर वेवलेंथ किसी लाइट की ज़्यादा हुई तो उसके अंदर एनर्जी कंटेंट कम होगा और वो लेस एनर्जेटिक होगी। दैट्स व्हाई वी से दैट देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी कंटेंट ऑफ द फोटॉन्स एंड द वेवलेंथ। सो हमने अभी कहा था कि जस्ट विजिबल लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, बाकी सारी लाइट्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होती। नाउ व्हाट इज़ विजिबल लाइट? विजिबल लाइट इज़ द सन लाइट विच अपीयर्स ऑन दी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के ऊपर जो लाइट अपीयर होती है, ये जो फोटोसिंथेसिस के में प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, या वो लाइट जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज, जो विजिबल होती है ह्यूमन आई को, उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। Right, as you can see, we can define visible light as the electromagnetic radiation that has wavelength between 380 nanometer and 780 nanometer। 380 nanometer और 780 nanometer के बीच की जो electromagnetic radiation है, ठीक है, wavelength है जिस लाइट की, जो कि ह्यूमन आई को विजिबल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट की रेंज कितनी है, 390 से 760 नैनोमीटर, या बाज़ात इसको 380 से 780 नैनोमीटर भी लिखा जाता है। सो -10 +10 से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेजॉरिटी केसेस के अंदर MCQs के हवाले से हम 390 to 760 को जो है वो करेक्ट कंसिडर करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो इसी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, और इसी लाइट को क्या किया जाता है, इसी विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट है, विजिबल लाइट है, इसके कुछ पोर्शन को इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। यानी कि क्लोरोफिल विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करता है और उसको इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस में। अब विजिबल लाइट में से भी उन्होंने कहा कि पोर्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी सारी की सारी लाइट अब्जॉर्ब नहीं होती। इसके अंदर भी, विजिबल लाइट के अंदर भी वाइट लाइट होती है, इसके अंदर भी 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। उसमें से भी डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं। जब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आउट ऑफ द विजिबल लाइट जो 7 डिफरेंट कलर्स पर मुश्तमिल है, वाइट लाइट है, इसमें से किन कलर्स की लाइट को या किस रेंज की लाइट को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं। अप टिल नाउ हमने ये डिस्कस किया कि विजिबल लाइट को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल लाइट वो लाइट है जो कि विजिबल होती है टू द ह्यूमन आई और दैट अपीयर्स ऑन द स्पेक्ट्रम। इसकी रेंज क्या होती है, 390 से 760 नैनोमीटर। अच्छा, अब आ गई बारी बाकी लाइट्स की। विजिबल लाइट से
विजिबल लाइट जहाँ रेंज करती है, जहाँ लाई करती है, ठीक है, उसकी जो आपके पास उससे जो छोटी वेवलेंथ होती है, ठीक है, उस तरह हमारे पास कौन सी रेडिएशंस, दे आर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और जो इससे लार्जर लेंथ की वेव्स हैं, दे आर कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये वाली विजिबल लाइट तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड क्यों इस्तेमाल नहीं होती फोटोसिंथेसिस के अंदर, लेट्स सी। अच्छा, अब अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को देखें या यूवी रेडिएशंस को देखें तो इनकी जो वेवलेंथ है, अभी हमने कहा कि विजिबल लाइट से क्या होती है, शॉर्टर होती है, ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑन दी बुक कि वेवलेंथ जो होती है यूवी लाइट की विजिबल लाइट से शॉर्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब वेवलेंथ को और फोटॉन्स को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देखा जाए तो इनके बीच में किस किस्म का रिलेशनशिप आता है, इन्वर्स रिलेशनशिप आता है। यानी कि अगर वेवलेंथ को ज़्यादा किया जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, फोटॉन की कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी फोटॉन्स में क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि क्योंकि यूवी रेडिएशंस की वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर है, ठीक है, विजिबल लाइट से, दैट मीन्स कि दे आर हाईली एनर्जेटिक रेज। जब हाईली एनर्जेटिक हैं तो ये सेल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं, डेंजरस हैं सेल्स के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ही डैमेज कर देंगी, ब्रेक कर देंगी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ही। जब क्लोरोफिल ही डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, लाइट अब्जॉर्ब ही नहीं होगी। दैट्स वाई हम इस लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो यूवी रेडिएशंस को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा क्या हैं, एनर्जेटिक हैं और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को डैमेज करती हैं। अब आगे बारी इंफ्रारेड से, क्योंकि जो हमारे पास longer wavelengths visible light से they were infrared. So why wavelengths infrared wavelengths are not used for the process of photosynthesis? Wavelengths longer than visible light जो है वो इंफ्रारेड है। अब जब ये लॉन्गर हैं दैट मीन्स इनके अंदर एनर्जी कंटेंट क्या है, कम है। तो जब एनर्जी कंटेंट कम है तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को अफेक्ट ही नहीं कर सकती, यानी कि ये इनिशिएट ही नहीं कर सकती फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को, क्योंकि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्साइट ही नहीं कर पाती हैं ड्यू टू द लो एनर्जी कॉन्टैक्ट, ठीक, एनर्जी लो एनर्जी कंटेंट होने की वजह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट ही नहीं होगा। जब एक्साइट ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज़ होंगे, जब इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज़ होगा तो एनर्जी भी नहीं रिलीज़ होगी, नहीं ना प्रोड्यूस होगी और ना फोटोसिंथेसिस से फूड का मैन्युफैक्चरिंग्स होगी। ओके, नाउ विच लाइट इज़ सूटेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी जो विजिबल लाइट है, दैट इज़ द राइट अमाउंट ऑफ लाइट विच इज़ यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाई इट इज़ राइट अमाउंट ऑफ लाइट? बिकॉज इट कंटेन्स राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके अंदर वो इतनी एनर्जी है जो ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है, बल्कि बैलेंस अमाउंट ऑफ, ये सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए या एक्साइटेड होने के लिए चाहिए। और इसी लाइट को, विजिबल लाइट को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन्स देन विद द विजिबल लाइट, विद द यूवी लाइट एंड द इंफ्रारेड लाइट? अगर ये यूज़ नहीं होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशंस, तो फिर ये इनके साथ क्या होता है, ये कहाँ चली जाती हैं? तो जो डेंजरस हाई एनर्जी वेवलेंथ्स होती हैं, यानी कि हम यूवी की बात कर रहे हैं, उनको क्या किया जाता है, ओजोन लेयर से स्क्रीन आउट किया जाता है और अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ही ये स्क्रीन आउट हो जाती हैं। लेकिन जो लो एनर्जी वेवलेंथ्स होती हैं, यानी कि ओजोन उनको अर्थ तक आने ही नहीं देती है। और जो लो एनर्जी वेवलेंथ्स होती हैं, क्योंकि ये लो एनर्जी वेवलेंथ्स हैं, तो ये वहाँ पे ही मोस्टली रिफ्लेक्टेड बाय दी अब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं या जो गैसेस मौजूद होती हैं, वो इनको अब्जॉर्ब करती हैं और रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से लो एनर्जी कंटेंट होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ही ये स्कैटर्ड हो जाती हैं। यानी कि ना तो यूवी नीचे पहुँच सकती है अर्थ तक और ना ही इंफ्रारेड रेडिएशंस पहुँच सकती हैं। जो हमारे पास टोटल सनलाइट होती है उसमें से सिर्फ विजिबल लाइट ही जो है वो स्ट्राइक करती है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। और टोटल सनलाइट में से जो ग्रीन प्लांट्स को स्ट्राइक करती है यूवी और उसको इंफ्रारेड को तो एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड कर दिया गया, राइट, वो ज़मीन तक पहुंची ही नहीं। जो बच गई विजिबल लाइट जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर स्ट्राइक करती है, उस टोटल सनलाइट में से भी ओनली अ फ्रैक्शन इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. This means a small portion of sunlight is responsible for the process of synthesis, and this small portion of light sustains all form of life on earth, because photosynthesis is the process जिसके ऊपर plants, animals, humans हर कोई directly और indirectly depend कर रहा है, क्योंकि main source of energy क्या है, sun, और उसके तमाम living organisms absorb करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो we are directly or indirectly dependent upon the plants, and plant depends upon the sunlight. So if there is no light, there will be no process of synthesis, photosynthesis, एंड अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।
read it out and understand it thoroughly. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.